हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का सोशल साइंस सब्जेक्ट, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को बताया जा रहा है इस वीडियो में। चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने पूछा हम लोग को, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्रवाद होता है उसका डिफिनेशन बताना है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बढ़ने की इच्छा रखते हैं। राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो आज के समय में समाज बदल रहे हैं, उसी के साथ परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हम लोग को, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। साधारण भाषा में बोल सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ होता है जो अपनी अर्थव्यवस्था और जो विश्व का अर्थव्यवस्था होता है उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना माल और सेवाएं बेच सकते हैं और इस प्रकार हम अपने देश में निर्मित माल और सेवाओं को दूसरे देशों में बेच सकते हैं। जो हम अपने देश में निर्मित माल और सेवाओं को दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जो अनेक देशों में संबंध हो जाता है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक एक दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हम लोग को, साइमन आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। जो साइमन आयोग है उसके बारे में क्या जानते हैं सो बताना, या उसका क्या विशेषता है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो आंसर दिया, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने इसलिए किया था कि यह पता लगाए कि 1919 के कानून में जो वैध शासन लागू किया था उसमें क्या कमियां थी। सो जो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसमें यह पता लगाया जाएगा कि जो 1919 में कानून जो वैध शासन में लगाया गया था उसमें क्या कमियां थी। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया, परंतु लोगों ने इसका बहिष्कार किया जिसके निम्नलिखित कारण थे। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया, परंतु लोगों ने इसका बहिष्कार किया जिसके निम्नलिखित कारण थे। चलिए हम लोग फर्स्ट कारण देखते हैं। तो फर्स्ट कारण में दिया है, इस कमीशन में सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इस कमीशन में जो साइमन कमीशन था उसमें सभी लोग अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय नहीं था, जबकि इसका संबंध भारतीयों की समस्याओं से था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में दिया, इस कमीशन की कार्यसूची में स्वराज्य का कोई जिक्र नहीं हुआ, अतः कमीशन आने पर लोगों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। जो साइमन कमीशन था उसका स्वराज्य का कोई जिक्र नहीं हुआ, अतः लोगों ने इसको काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया और नारेबाजी लगाया कि साइमन कमीशन वापस जा के नारे भी लगाए। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर भीषण लाठी प्रहार पुलिस ने किया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इससे भारत का युवा वर्ग भड़क उठा। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, उस पर भीषण लाठी प्रहार किया गया पुलिस के द्वारा, बाद में उनकी मृत्यु हो गई और जो भारत के युवा वर्ग थे वो जो भड़क उठे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को पूछा है,
16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? व्याख्या करें। जो 16वीं सदी थी उस समय दुनिया सिकुड़ने लगी थी, उसका क्या मतलब है, व्याख्या करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि। जो संसार के विभिन्न महाद्वीप थे उसमें अधिक संबंध हो गया था, जिसके कारण 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर ख। तो पॉइंट नंबर ख में दिया है, 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। जो 16वीं सदी से पहले विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध और व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर ग। तो पॉइंट नंबर ग में दिया, लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़ी, जो अमेरिका से एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। जो 16वीं सदी के बाद संसार के महाद्वीपों के बीच व्यवसाय और व्यापार में और विचारों में आदान प्रदान होने लगा, जिसके कारण लोगों को एक दूसरे देश में आने जाने की अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण यूरोप से अफ्रीका तक पहुंच गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हम लोग को, जैव विविधता के 2 लाभ लिखे। जैव विविधता के 2 लाभ लिखे। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया है, जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित है। जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित है। तो फर्स्ट लाभ क्या है सो देखते हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं प्राकृतिक के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं। जो हमारे प्राकृतिक संपदा है, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु और जो प्राकृतिक में सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप भी दे देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में दिया, भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक दर्शकगण भारत आते रहते हैं। जो भारत में वन्य प्राणी या संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिसे हर एक वर्ष दूसरे देश से देखने के लिए भारत आते रहते हैं। इस प्रकार आने जाने में भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है, जो भारत में दूसरे देशों से आते हैं, जिसके कारण विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हम लोग को, संसाधनों के संरक्षण का क्या अभिप्राय है? संसाधनों के संरक्षण के 2 उद्देश्य बताएं। जो संसाधन का संरक्षण का अभिप्राय जो है उसका डिफिनेशन बताना और संसाधनों को जो संरक्षण करने के लिए 2 उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं सो भी बताना। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया, प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग को ही संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। जो प्राकृतिक में संसाधनों को न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग किया जाता है उसे ही संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक में संसाधनों को संरक्षण करने का 2 उद्देश्य, तो संसाधनों के संरक्षण के 2 उद्देश्य, संसाधनों के संरक्षण के 2 उद्देश्य। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया, इसका पहला उद्देश्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी को इन संसाधनों का पूरा लाभ प्राप्त किया जाए। जो वर्तमान पीढ़ी में है इन संसाधनों का पूरा लाभ प्राप्त किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में दिया है, इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखें। आने वाली दूसरी पीढ़ी है उसकी आकांक्षाओं या आवश्यकताओं को भी पूरा ध्यान में रखते हुए इसका मुख्य दूसरा उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हम लोग को, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया,
वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। वन जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। जो वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क में, तो क में दिया है वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जो वन अंधाधुंध कटाई की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर ख, तो पॉइंट नंबर ख में दिया अति चराई पर रोक लगाई जाए। जो अति चराई की जाती है जो जानवर से जंगल में, उस पर भी रोक लगाया जाएगा तो वन संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर ग, तो पॉइंट नंबर ग में दिया वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। तो वनों में कोई भी व्यक्ति वृक्ष काटते हैं तो उनके स्थान पे कहीं पे अपना वृक्षारोपण करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर घ, तो पॉइंट नंबर घ में दिया वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। वन क्षेत्र बढ़ाना है तो क्षेत्रों का भी निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर अंगा में, तो पॉइंट नंबर अंगा में दिया है वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए नितांत आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर च, तो पॉइंट नंबर च में दिया लकड़ी के ईंधनों का उपयोग कम से कम हो, उसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 में दिया वनों, यहाँ पे वनों होगा, वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़ों बीमारियों आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। जो वन होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े या बीमारी किसी प्रकार या आग लग जाती है उससे सुरक्षित किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। जो संघीय सरकार है उनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर दिया संघीय सरकार जैसी भारत और अमेरिका में है कि मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जो संघीय सरकार है उनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, और जो संघीय सरकार है जैसे कि भारत और अमेरिका देश में ही है। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया संघीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप से होता है। जो संघीय सरकार है उसकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप से होता है। हर एक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, पे वह काम या कार्य करता है उसके क्षेत्र में वह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में दिया इस प्रकार की सरकारों में संविधान लिखित और कठोर होता है जिसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। इस प्रकार के संविधान में संविधान लिखित और कठोर होता है जिसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। उसे बदलने में एक निश्चित संख्या में राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। इसे बदलने के लिए एक निश्चित संख्या में राज्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में दिया इस प्रकार की सरकार में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है ताकि वह केंद्र और राज्यों की आपसी झगड़ों का निपटारा बिना किसी पक्षपात से कर सके। जो राज्य और केंद्र के झगड़े होते हैं उसे किसी बिना पक्षपात के कर सकते, और यहाँ पे न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में दिया इस प्रकार की सरकार में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है बाकी बची हुई शक्तियां राज्यों को प्राप्त होती है। जो बाकी बची हुई शक्तियां वह राज्यों को प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हम लोग को भूमिहीन ग्रामीण मजदूर
की क्या आकांक्षाएं होती है। जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं उनकी क्या आकांक्षाएं होती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की आकांक्षाएं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की आकांक्षाएं। तो फर्स्ट में दिया क में काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उनके लिए काम करने अधिक दिन चाहिए और बेहतर मजदूरी भी वे चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर ख। तो पॉइंट नंबर ख में दिया स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में योग। जो स्थानीय स्कूल होते हैं उनके बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा देने के लिए उत्तम योग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर ग। तो पॉइंट नंबर ग में दिया कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। कोई भी समाज में भेदभाव नहीं और वे भी गांव में नेता बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हम लोग को WTO के 2 कार्य लिखे। WTO के 2 कार्य हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर दिया क में WTO के व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना। जो WTO के व्यापार होते हैं उसे कार्यान्वित करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर ख। तो पॉइंट नंबर ख में दिया है देशों के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना। जो देशों के बीच में बातचीत का मंच होता है उसके बीच कार्य करना है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।